तो सबसे पहले वेलकम टू टीटीएमएम एक्टिविटी स्टूडियो। और मैं हर्षल आपका स्वागत करता हूं सर इधर। थैंक यू। आदाब, सलाम, नमस्कार हर्षल। नाइस टू सी यू हियर। थैंक यू सो मच सर एंड होप सो कि आप ठीक है। बहुत फर्स्ट क्लास। लॉकडाउन में जी रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। तो धीरे धीरे अपने कई सारे दोस्त है, योगेश है, तो ही इज हाँ ऑल्सो योगेश। जॉइनिंग। उनके हाय तरफ से योगेश। ऐसा मैसेज आया हुआ है। और भी कई ओके। सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं प्रीति और प्रीति ज्वाइन हुई या नहीं? प्रीति हमारे साथ जुड़ी है? ये मैं अलवेली, ये जो अकाउंट है सर वो प्रीति का है। ओके ओके। हाय प्रीति। हाँ। होप यू आर फाइन। यस एंड मुमताज मैम भी ज्वाइन हो चुके हैं। सो हाँ यस, वेलकम मैम, आपका भी स्वागत है इस सेशन में। और आई गेस किरदार के भी कई सारे लोग हैं जो धीरे धीरे। हाँ, जो अभी ज्वाइन होंगे। हाँ यस यस यस। इन द मीन टाइम जो अपने दर्शक है उन सभी को मैं बता दूं, इकबाल सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूं सर। कुछ गलत हुआ तो माफ करना। अरे और ऑल इकबाल सर राइट। का इंट्रोडक्शन मैं दे दूं कि थिएटर के जाने माने एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट हम हर किसी को नहीं कहते। एक्टिविस्ट ये वर्ड उनके लिए लगाया जाता है जो थिएटर के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ एक अलग सोच रखते हैं, कुछ विजन रखते हैं, और फिर उसके एग्जैक्टली। लिए जी जान लगा के लोगों के सामने एक अलग कुछ तो लोगों के सामने रखते हैं। तो इसमें आप सब आए तो आप सभी का स्वागत है। एंड मैं तो इनको थिएटर एक्टिविस्ट ही कहूंगा, क्योंकि इकबाल सर आपका बहुत बड़ा करियर रह चुका है। 30 साल से 40 साल का है हर्षल। 40 ईयर्स। 40 ईयर्स हो गए थिएटर में। कल कल के दिन, क्या कल जब मेरी बात। बर्थडे थी, कल जब मेरी बर्थडे थी 60th, तो थिएटर में भी मुझे 40 ईयर्स हो गए थे। कल कल ही के दिन, क्या 15 मई बात। को। वाह। तो ये 40 साल यानी 25 तो क्रॉस हो गए, और 25 के ऊपर और 15 यानी और 10 के बाद अब 50 हो जाएंगे। सो ये हाँ सारी थिएटर की जर्नी है। इस जर्नी के जी। बारे में हम सब सुनना चाहते हैं कि हाउ वाज द जर्नी। इट इज वेरी प्लेजेंट, अमेजिंग, बहुत ही खुशगवार हर्षल। मैं बोलूंगा कि मेरे लिए बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही फेबुलस रही। कि मतलब मैं तो सोचो, मैं तो बल्कि ये बोलना चाहूंगा कि मैं अगर जिंदगी कम भी मिली मुझे, तो 100 साल में थिएटर में गुजारूं। क्या जीवन बात। भले चला जाए, लेकिन जो थिएटर में जीवित रहूं, नाटक क्या। करता रहूं, रंगमंच से जुड़ा हुआ रहूं, ये मेरी इच्छा है, ये ख्वाहिश है। तो और इतना ये इतना तो मतलब ये 40 साल का जो हर्षल सफर रहा है ना, बहुत ही हम्म। अप्स एंड डाउन है इसमें। लेकिन बहुत मजा भी आया यार। मतलब ऐसा लगा कि अगर शायद मैं कुछ और कर रहा होता। अव्वल तो मेरे को और कुछ करने आता नहीं है, दूसरा कुछ काम आता नहीं। ना बिजनेस कर सकता हूँ, ना मैं बिल्डर बन सकता हूँ, ना मैं ट्रेवलिंग ऑफिस चला सकता हूँ। हाँ, मैं टीचर रहा। 32 ईयर्स मैंने टीचिंग की, हाई स्कूल में, कॉलेज में। तो टीचिंग करता रहा, उससे भी रिटायर हो गया। लेकिन थिएटर के अलावा मेरे को कुछ करने नहीं है। शाम होती है ना, 4-5 बजे, कि थिएटर हाँ, मेरे ऊपर सवार हो जाता है, क्या जैसे बात। किसी भूत की तरह। कोई हाँ। भूत कैसे सवार होता है, तो बराबर 5 बजे थिएटर में मेरे ऊपर सवार हो जाता है, और मैं फौरन भागता हूँ अपने रेसल हॉल की तरफ। और जब तक के 11 नहीं बज जाते, वो थिएटर मेरे ऊपर सवार ही रहता है। जब 11 बजते हैं तो हाँ घर पे पहुंचने से पहले, जब घर की सीढ़ियां चढ़ता रहता हूँ, तो हाँ। थिएटर उतारता हूँ और फिर जेब में रखता हूँ, और फिर क्या घर की बात। बेल बजाता हूँ। वाह तो वाह वाह। इतना मतलब ये 40 साल का रूटीन बता रहा हूँ पूरा। 40 साल से यही रूटीन है। तो अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग है, बड़ा। और हर दिन एक नई चीज सीखने मिलती है हर्षल। हम्म। तुम तो खुद थिएटर से जुड़े हुए हो, तुम एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट से का तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो तुमको मालूम है कि ये कितनी लाइव और कितनी जिंदा और कितनी जीवित कला है। तो ये मतलब हमको, इंसान को मरने नहीं देती यार। आदमी मर भी जाए ना, तो नाटक, रंगमंच, थिएटर,
उसको जिंदा रखता है। और मेरे तो उस्ताद जो हबीब तनवीर साहब थे, हबीब साहब ने तो मुझे यही सिखाया कि बेटा थिएटर तुम्हारे नाम को, तुम्हारे काम को जिंदा रखेगा। क्या बात, तो वाह। थिएटर अपनी आखिरी सांस तक करते रहो, जैसा वो करते रहे। हबीब साहब अपनी आखिरी सांस तक रंगमंच से जुड़े हुए थे। ये वामन जी भी जानते हैं। वामन जी ने उन पर बहुत अच्छी, वामन केंद्रे जी ने बहुत अच्छी स्पीच की थी जब हमने एक सेमिनार रखा था मुंबई में, मुंबई यूनिवर्सिटी में, हबीब तनवीर साहब पे। तो वामन जी आए थे, वामन जी ने प्रिसाइड किया था वो, और इतनी बेहतरीन स्पीच उन्होंने दी थी। उसी स्पीच में, उसी तकरीर में उन्होंने उनको कहा, उनके लिए कहा था कि हबीब तनवीर रंगमंच के बापू है, राइट। रंगमंच के गांधी है। तो ये मेरे लिए बड़ा, मतलब कि मेरे उस्ताद को इन बातों से, इस कॉल से, इस तरह से उनको याद किया जाए क्या तो बात, बड़ी बात है। राइट राइट। तो ये 40 साल बड़े, मतलब बहुत एक्साइटिंग रहे, बहुत कुछ सीखा हमने थिएटर से। जीने का, सही बताऊं तो जीवन गुजारने का एक जो तरीका होता है, एक सलीका होता है ना, जीवन को कैसे बिताए, वो हमको थिएटर ने सिखाया है, रंगमंच ने सिखाया है। तो आज हम जो कुछ भी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ थिएटर। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो हमारी सोच बनी है, तुमने जो एक्टिविज्म की बात की, ये एक्टिविज्म हमको थिएटर ने सिखाया। शायद थिएटर से जुड़े नहीं होते तो व्हाट इज एक्टिविज्म हमको पता नहीं था। सोशली बराबर। कमिटमेंट क्या होता है, सोशल कमिटमेंट क्या होता है, वो हमको नहीं पता होता। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, शायद वो हमको पता नहीं होती अगर हम थिएटर से, रंगमंच से नहीं जुड़े होते। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है हर्षल, कि मैं थिएटर से जुड़ा रहा 40 वर्षों तक, और मेरे पर्सनालिटी में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरी शख्सियत में जो है बहुत सारी तब्दीलियां आई है थिएटर की वजह से। आवाज आ रही है? तो कादर खान साहब के जो जो ड्रामे थे वो उस जमाने के जो है, उस जमाने में यानी 60s और 70s में वो ड्रामे बहुत ही लेटेस्ट और नए फॉर्म और नई टेक्निक के समझे जाते थे। उन्होंने एक मैकेनिकल मूवमेंट्स की शुरुआत की थी। कादर खान साहब के ड्रामों में मैकेनिकल मूवमेंट्स होते थे बहुत ज्यादा। और उन्होंने, तुम उनके नाटक कभी देखोगे एकांकी, तो कुछ जो मूवमेंट्स वो लगाते थे एज ए राइटर, तो वो जो थे जिस तरह के स्क्रिप्ट उनकी होती थी, लेकिन एज ए डायरेक्टर और एज एन एक्टर वो जिस तरह के मूवमेंट्स अपने नाटकों में लगाते थे, वो बाद में किसी भी ड्रामों में उस तरह के मूवमेंट नजर नहीं आए। उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया था ब्लॉकिंग का, मूवमेंट्स का, मैकेनिकल मूवमेंट्स का। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था। मतलब जैसे मैं तुमको, अगर हमारे व्यूवर्स जो है उनको मिसाल दूं, जैसे अगर ये बोलना होता था कि भी देखो उधर, देखो कोई आ रहा है, तो देखो, तो सारे एक्टर्स एक साथ एक लाइन में लग के देखो देखो सब लग जाते थे। तो इस तरह के ऐसे मैकेनिकल मूवमेंट्स लोगों को बड़े अच्छे लगते थे, जो कादर खान साहब की का इनोवेशन थे, उनकी इजाद थे। और उनकी स्क्रिप्ट बड़ी सटायरिकल होती थी, बहुत सटायर होता था, बड़ा व्यंग होता था उनकी स्क्रिप्ट में। और तीसरी खास बात यह है कि जितने उस जमाने के एमेचर थिएटर ग्रुप के लोग थे, जितने एमेचर ग्रुप्स बने हुए थे, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं था जिसने उन एकांकी को, उन वन एक्ट प्लेस को नहीं किया हो। हर ग्रुप ने कादर खान के उन नाटकों को, उन एकांकी ड्रामों को किया है। क्योंकि वो नाटक जो है वो सीखने लायक, मतलब वर्कशॉप के लेवल के ड्रामे होते थे वो। उससे एक्टर को काफी सीखने मिलता था, चाहे वो ब्लॉकिंग हो, मूवमेंट्स हो, एक्टिंग हो, परफॉर्मेंस हो, और राइटिंग का मामला हो। हर एंगल से वो नाटक जो है वर्कशॉप के ड्रामे हैं। अगर आज भी मैं तुमको बोलता हूँ कि अगर तुम वर्कशॉप कराते हो वहां पे न्यू बॉम्बे में, कभी तुमको वर्कशॉप कराने में, कभी कादर खान साहब का एक ड्रामा है बड़ी देर की मेहरबान आते आते, वो नाटक अगर वो बहुत हिट हुआ था, उसमें मुश्ताक मर्चेंट वगैरह उस जमाने की स्टार कास्ट उसमें काम कर रही थी। और उनके नाटक भी हुआ करता। हाँ, कौन सा? ह्यूमर भी काफी सारा बहुत ह्यूमर बहुत ज्यादा ह्यूमर उनके इसमें ज्यादा होता था। और ह्यूमर चलते चलते क्लाइमेक्स जो है वो बहुत ही पैथोस वाला, बहुत सैड आके एंड क्लाइमेक्स होता था उनके ड्रामों का।
तो बहुत सीखने वाले ड्रामे हमने भी उनके बहुत सारे, जैसे पागल उनका एक ड्रामा था वो हमने किया, लोकल ट्रेन किया, बड़ी देर की मेहरबान आते आते किया था, फिर भूख कश्मीर को बंगाल बना देती है वो किया था, तीन बंदर उनका बहुत फेमस ड्रामा है। हालांकि वो ड्रामा प्रबोध जोशी का लिखा हुआ है, लेकिन कादर खान साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसको अडेप्ट किया था गुजराती से उर्दू में। तो ये सारे ड्रामे हमने भी खेले हैं, और जितने ग्रुप्स हैं वो सब ये ड्रामे कादर खान साहब के कर चुके हैं। तो इनिशियली जो है ना, एमेच्योर लेवल पे कादर खान साहब के ड्रामे करके एक्टर्स को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब हम थिएटर की बात करेंगे, हिंदुस्तानी उर्दू हिंदी थिएटर की, तो कादर खान साहब के इन एकांकी नाटकों से गुजरे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर्षल, इतने इंपॉर्टेंट, तुमने बहुत अच्छा आज ये उनका जिक्र छेड़ दिया। कादर खान साहब को एज एन ड्रामेटिस्ट लोग भूलते जा रहे हैं। लोग उनको फिल्म के एक एक्टर के तौर पर ही जानते हैं कि वो फिल्म के राइटर थे, डायलॉग राइटर थे, या फिल्म के एक्टर थे, फिल्म में कॉमेडियन थे, लेकिन थिएटर में उनकी खिदमत बहुत बड़ी है। उन्होंने बहुत काम किया है थिएटर के लिए। राइट राइट। और उनका तरीका कैसा था सर नाटक करने का? हाँ, नाटक का नाटक सेट हेलो, करने का तरीका था। नहीं आ रही आवाज, क्लियर नहीं आई। जरा ये देखना। हेलो, नाटक सेट करने का तरीका। सेट नाटक सेट करने का हाँ। बहुत बहुत ज्यादा मेहनत वाला। ओके। वो यहाँ एक साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट है, वहां पर वो टीचर थे और वहां रेसल करते थे अपने नाटकों की। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत डिसिप्लिन, और मतलब उस जमाने में क्या होता था कि थिएटर जो है ये नाटक ले लेके जाते थे जगह जगह अपने नाटक को, तो वहां हर जगह माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम अच्छा नहीं होता था, है ना। और उनका बोलना ये था कि नाटक डिपेंड करता है आपकी आवाज पे, एक्टर की आवाज पे। अगर डायलॉग सुनने में नहीं आए, लाइंस सुनने में नहीं आई, ऑडियंस तक नहीं पहुंची, तो आपका नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो क्या करते थे, रेसल के दौरान जब रेसल होती थी तो एक्टर रेसल करता था और ये दूर जाके खड़े हो जाते थे, बहुत दूर। वहां से बोलते थे एक्टर को कि हाँ चलो बोलो लाइन, और बोले मुझे यहाँ तक सुनने में आनी चाहिए, इतनी दूर हूँ, मुझे आवाज तुम्हारी आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो फिर वो बहुत जबरदस्त एक्शन लेते थे। तो एक्टर्स को उन्होंने लाउड बोलना सिखाया, उन्होंने स्पीच, एक्टर की स्पीच पर बहुत काम किया कि लाउड प्रोजेक्शन, वॉइस प्रोजेक्शन पे उन्होंने बहुत काम करते थे वो, क्योंकि उनको मालूम था कि वो जहाँ पे नाटक लेके जा रहे हैं वहाँ माइक अगर नहीं मिला सही, साउंड सिस्टम सही नहीं रहा, तो पूरा नाटक फ्लॉप हो जाएगा आवाजी का। तो ये तरीका उन्होंने अपनाया था, ये मैंने सुना है उस जमाने में जो उनके साथ काम करते थे, कि इस तरह से वो एक्टर को बोलते थे, दूर से बोलते थे कि चलो अभी बोलो लाइन तुम्हारी, मेरे आवाज यहाँ में आनी चाहिए मुझ तक। और जिसकी आवाज नहीं आती थी डायलॉग्स की, उसको जाके फिर बहुत बहुत गालियां पड़ती थी उसको। तो इस तरह से वो सेट करते थे ड्रामा अपना, इस तरह से ट्रेंड करते थे एक्टर्स को। तो बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत, और बहुत डिसिप्लिन वाले डायरेक्टर थे, और बहुत ही मेहनत कराते थे। पूरा सुबह से लेके शाम तक रेसल चलती थी, और एक एक लाइन के ऊपर, एक एक लाइन पर वो काम करते थे। और जैसा कि मैंने बताया कि वो ब्लॉकिंग के तो मास्टर थे। ब्लॉकिंग का उन्होंने अपना नया तरीका इजाद किया था, इनोवेशन किया था उनके यहाँ, एक इनोवेटिव प्रोसेस था डायरेक्शन का। बहुत ही अलग तरह से डिजाइन करते थे वो अपने ड्रामों को, और बाद के ग्रुप्स ने उनको फॉलो किया। एक अजीब बात बताऊं हर्षल तुमको, हाँ। एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अजीब बात है कि कादर खान साहब के जो ड्रामे हैं, जो आज से 50 साल पहले हुए, ठीक है, वो 50 साल पहले के जो किए हुए, जो उनके जो मूवमेंट सेट किए हुए हैं ड्रामे के, आज जो लोग करते हैं ना ड्रामे, आज भी वही मूवमेंट के साथ ड्रामे हो रहे हैं, चेंज नहीं हुए। वो जो कादर खान साहब ने सेट किए थे ना अपने मूवमेंट, लोग आज भी उसी मूवमेंट के साथ ड्रामा कर रहे हैं 50 साल बाद भी। क्या बात। क्योंकि उसमें कोई चेंज करने की गुंजाइश ही नहीं है, चेंज हो ही नहीं सकता। जहां चेंज करने जाएंगे वो मूवमेंट को खराब हो जाएगा। तो सोचिए कितने परफेक्ट मूवमेंट होंगे वो, कितनी ब्लॉकिंग, कितनी परफेक्ट। तो ये स्टाइल था उनका काम करने का,
जो हमने है दूसरे, ये मैंने उन्हें 1980s में स्टेज पर, जब वो बहुत बिजी थे फिल्मों में, लेकिन उन्होंने 3 बंदर एक ड्रामा हमारे कॉलेज के लिए खुद किया था। सो सर तो मुझे इसमें और उन्होंने, एक पूछना था कि जैसे आपने ये 40 साल पहले जो शुरुआत का जो दौर है उसकी बातें की, हाँ इसमें हाँ अमोल पालेकर ये एक कभी हम भूल नहीं सकते ऐसा नाम है, तो उनके बारे में क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल। अरे हर्षल, तुमने मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर दिया कि मतलब अमोल, सिर्फ अमोल जी नहीं, मैं तुमको बताऊं, मैं मराठी थिएटर का दीवाना था और मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मराठी थिएटर से सीखा है। शायद ये बात मतलब नहीं हो तुम्हारे लिए भी और हमारे मेरे साथियों के लिए भी, कि मैं जब मैंने थिएटर करना शुरू किया ना, तो मुझे किसी ने कहा कि यार मराठी थिएटर देखा करो, बहुत बहुत ही मतलब रिच थिएटर है, बहुत ही प्रोग्रेसिव थिएटर है और बहुत ही डेवलप्ड थिएटर है। आज हिंदुस्तान में सबसे अच्छा थिएटर समझा जाता है मराठी का और बंगाली थिएटर। तो मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझता था कि यार मराठी थिएटर तो, हम तो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, हम तो देख सकते हैं। तो मैं भाग भाग कर कॉलेज से, हाँ मेरे दोस्त सारे फिल्म देखने जाते थे, मूवी हाँ, देखने जाते थे, और मैं मराठी का प्ले देखने जाता था वाह अकेला। क्या ये बात। शिवाजी मंदिर में कोई, हाँ, मैं सीधा मराठी पेपर खोल के देखता था, शिवाजी मंदिर में आज कौन सा नाटक है, सीधा भाग जाता था मराठी प्ले देखने के लिए। तो मैंने मराठी थिएटरों से बहुत सीखा है। कई बार तो तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कई बार तो ये हुआ कि मूवी देखने का मूड हुआ, तो देखे कि प्लाजा में कोई फिल्म लगी है, तो प्लाजा मूवी देखने के लिए गया मैं, कि यार चलो जाता हूँ प्लाजा में देखेंगे। दादर में जो थिएटर है ना, प्लाजा हम्म, सिनेमा का थिएटर है ना, हम्म, प्लाजा शिवाजी मंदिर के सामने। आवाज आ रही है मेरी हाँ यस सर यस सर हर्षल? हाँ। यस। तो मैं प्लाजा में मूवी मूवी देखने गया, और तुम यकीन मानो प्लाजा पहुंचने तक, जाने जाने तक मेरा इरादा बदल गया, और ओके। मैं प्लाजा के सामने शिवाजी मंदिर में नाटक देखने चला गया। नई फिल्म लगी थी, वो नई फिल्म छोड़ के शिवाजी मंदिर में सामने नाटक देखने चला गया। तो इतना मतलब मेरा पैशन था मराठी नाटकों को लेके। तो उसी दौरान मैंने अमोल पालेकर जी के नाटक देखे, और क्या कहना चाहिए, विजय तेंदुलकर जी के नाटक देखे, विजय तेंदुलकर के नाटक देखे, और पुल्ल जी के देखे, पुल्ल देशपांडे के नाटक देखे बहुत सारे। तो ये सारे नाटक मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे, बहुत ज्यादा। और नाना पाटेकर का प्ले मैंने उस जमाने में पुरुष देखा था मराठी में, तो मैं तो पागल हो गया था दळवी इन्होंने पुरुष लिखा था। देखकर। जयवंत दलवी जी का लिखा हुआ, जी जी। पुरुष मैंने देखा और नाना पाटेकर को परफॉर्म करते हुए देखा था स्टेज पे, तो मैं तो एकदम पागल हो गया वो देख के कि यार क्या नाटक है, क्या बढ़िया नाटक है। और फिर मतलब वहां से लेकर वो बहुत सारी नाटकी फुलरानी वगैरह, बहुत सारे नाटक ऐसे देखे जिन्होंने मेरा विजन बदल दिया नाटकों के लिए, थिएटर के लिए। और फिर मैंने वामन केंद्रे जी का एक नाटक देखा, जिसने टोटल मेरी थिएटर लाइफ को, मेरी रंगमंच की इस जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वो नाटक था जुलवा, वामन जी ने डायरेक्ट किया था। वो यस। एनएसडी से नए नए आए थे और उन्होंने जुलवा नाटक किया था मराठी में। मैं वो, हर्षल तुम यकीन मानो, मैं देखकर कई रात तक सो नहीं सका। वो नाटक जब देखा तो वाह। कई रातों तक मैं, मतलब मेरे को वो नाटक इतना झिंझोड़ता रहा, इतना डिस्टर्ब किया उस नाटक ने, कि मैं कई रातों तक सोया नहीं। उसका वो सब्जेक्ट ऐसा था। तो उस नाटक ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मतलब मुझे फिर तो नाटक के लिए, थिएटर के लिए मेरा जो प्यार बढ़ा है उसके बाद, तो फिर मैंने और कहीं पलट के देखा भी नहीं। मुझे सीरियल लिखने के ऑफर आए, थोड़े बहुत मैंने काम किया, मतलब चलो ये एक्सपीरियंस भी लेते हैं, लेकिन फिर पलट के नाटक की तरफ आया, थिएटर की तरफ आया। एक दो सीरियल लिखे, वापस थिएटर की तरफ आ गया। एक दो काम सीरियल का किया, दूरदर्शन के लिए डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई, लेकिन वहां भी मजा नहीं आया, तो वापस नाटक की, मतलब सोशल मीडिया हो या फिल्म का काम हो या टेलीविजन का काम हो, कहीं भी गया, लेकिन नाटक ने, थिएटर ने अपनी तरफ खींच के दोबारा वापस ले दिया, मुझे जाने नहीं दिया सर वहां वही पे। मैं पूछ रहा था कि मराठी थिएटर में भी आपको 2 बार थिएटर ग्रुप की हाँ तरफ से नवाजा गया, तो हाँ इसके हाँ। एक्सपीरियंस के बारे में प्लीज हमें बताइए ना सर।
हाँ हर्षल भाई, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है, बड़े गर्व की बात है कि मराठी की दो संस्थाओं ने मेरे काम को, मतलब मैं जो उर्दू थिएटर के लिए, हिंदी थिएटर के लिए काम कर रहा था, उसकी सराहना की। दो संस्था है, उसमें एक है भारतीय समाज विकास एकेडमी, उन्होंने मुझे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया। क्या बात और है। हाँ, और एक है महाराष्ट्र लोक कल्याणकारी सेवा संस्था पनवेल की, उन्होंने मुझे महाराष्ट्र लोक रत्न पुरस्कार दिया था वाह नाटकों वाह। के लिए। तो ये रंगमंच पे काम करने के लिए ये दो मराठी की संस्थाओं ने अगर मेरे काम को पहचाना है और मेरे काम को रिकॉग्नाइज करके मुझे पुरस्कार दिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए किसी नेशनल अवार्ड से कम नहीं है कि मुझे अपने महाराष्ट्र में मेरी मराठी के दोस्तों ने और मराठी के कलाकारों ने मुझे पुरस्कार दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बड़ा गर्व है मुझे इस वक्त, और बहुत ही मेरे लिए ऑनर की बात है। सर उस चीज के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कल थैंक यू, आप, थैंक यू। वो भी मुझे कहना था कि हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, कल तो मैंने विश किया हाँ था। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 60 साल हो गए। और सर मुझे और एक चीज पूछनी है अबाउट एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स। तो हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट जो है, मैं समझता हूँ कि एनएसडी जो दिल्ली का है, जहाँ थिएटर ट्रेनिंग होती है 3 साल की, दिल्ली में अगर एनएसडी है तो हमारे यहाँ मुंबई में एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट है, जो उसी स्तर का, उसी लेवल का एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो काम वहाँ 3 साल में होता है, वो काम हमारे यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी और एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट में वो काम 2 साल में कराया जाता है। और जो एक्टर वहां से निकल रहे हैं ट्रेंड होकर, तुम भी तो वहीं के पास आउट हो, तुम्हारे जैसा टैलेंट हमने देखा है तुम्हारा, तो हम जानते हैं कि कितना जो है एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट किस तरह से काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के सारे कलाकारों को गर्व होना चाहिए वामन केंद्रे जी पे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मैं वामन जी को वाकई बहुत उनका धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ कि वामन केंद्रे जी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्तर का, उस लेवल का एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर शुरू किया मुंबई में। और जो इसका सिलेबस है वो एनएसडी जैसा ही सिलेबस है। वामन जी ने उसको इतना अच्छा डिजाइन किया है सिलेबस को कि वहां के 3 साल के सिलेबस को उन्होंने 2 साल में बहुत परफेक्ट जमा के, इतना खूबसूरती के साथ, इतनी सुंदरता के साथ, बहुत सहज तरीके से यहाँ पे रखा है। तो मुझे काम करने का मौका मिला जब एक प्रोडक्शन हो रहा था खालिद की खाला, वहीं से एकेडमी में। क्लासरूम प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, वो स्टूडेंट्स का, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का प्रोडक्शन था। तो रमेश तलवार उसको डायरेक्ट कर रहे थे, इफ्ता के हमारे। तो मुझे वामन जी ने बुलाया था उर्दू के डिक्शन को ठीक करने के लिए एक्टर्स के, क्योंकि उसमें ज्यादातर एक्टर मराठी के थे, राजस्थान के थे, यूपी के थे, बिहार के थे, उड़ीसा के थे। तो वो सारे एक्टर्स का डिक्शन उर्दू का थोड़ा सा गड़बड़ था, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैंने तकरीबन 1.5-2 महीना जाके एक्टर्स को सिखाया, उर्दू का डिक्शन ठीक किया। रमेश जी के साथ काम करने का मौका मिला, वामन जी के साथ 2 महीने तक साथ रहने का मौका मिला। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो हम 2 महीने के लिए सही वहाँ की फैकल्टी में थे, एक तरह से एक्टर्स को उर्दू सिखा रहे थे। तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने वो काम एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट पर काम जो उन 2 महीनों में देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ एक बड़े लेवल का एक्टिंग इंस्टीट्यूट, एक थिएटर का एक एकेडमी हमारे यहाँ भी है, महाराष्ट्र में भी है, जो इतना अच्छा काम कर रही है। कि एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने भी पास आउट हैं वहाँ के, जैसे तुमने वामन जी के अंडर में काम किया उनके साथ, अब वहां से इतने सैकड़ों हजारों स्टूडेंट निकले इतने साल में, लेकिन वामन जी ने तुमको ही अपने साथ रखा और सिलेक्ट किया। तो इसका मतलब है तुम्हारे में टैलेंट उन्होंने पहचान लिया था कि हर्षल जो है वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और उसको ट्रेंड किया जा सकता है। और उन्होंने तुमको बहुत अच्छे से ट्रेंड किया कि तुम खुद एक टीचर, ड्रामे के टीचर के तौर पे जो है तुम उभर कर आए हो। और तुम नवी मुंबई में जिस तरह से काम कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो, वो बहुत अच्छा काम है।
मैं समझता हूँ कि अगर तुम शायद एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट में नहीं होते तो शायद आज तुम अपना इंस्टीट्यूट भी नहीं चला पाते थे। तो तुमने एक सही मानों में एक टीचर की जो ट्रेनिंग ली है, थिएटर की जो ट्रेनिंग ली हासिल की है वामन जी से, तो ये एक नवी मुंबई के कलाकारों के लिए, वहाँ के फनकारों के लिए बहुत बड़ी बात है, जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में, तुम्हारी एकेडमी में, तुम्हारे स्टूडियो में ज्वाइन हुए हैं, जो सीख रहे हैं तुमसे। और तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो हर्षल, ये बहुत बड़ा काम है। तुम और तृप्ति जिस तरह से ट्रेंड कर रहे हो एक्टर्स को, ये बहुत अच्छा काम है, बड़ी बात है। और वामन जी को इसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उन्होंने तुम्हारे जैसा एक कलाकार, ट्रेंड एक्टर, एक ट्रेंड टीचर और बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट को जो है वो थिएटर को दिया है, थिएटर ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, दुआएं हैं मेरी हर्षल तुम्हारे लिए और तृप्ति के लिए। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मेरा अगला सवाल है कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई जी। कि पुराने जो थिएटर के रिहर्सल्स हुआ करते थे उसमें लाइन को करेक्ट किया जाता था। क्या किया जाता था? एक एक लाइन को करेक्ट किया जाता था। हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल। आज काफी सारे आर्टिस्ट हैं जिनको पेशेंस नहीं होता सीखने का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? असल में बहुत मामला जो है ना आजकल, जो है ना हर्षल, जो तुम्हारी जनरेशन तक जो थिएटर के लिए जो डेडिकेशन था, जो समर्पण था रंगमंच के प्रति, वो डेडिकेशन, वो समर्पण अब नहीं रहा। आज की जो जनरेशन जो आ रही है वो इतना मतलब सीरियलों में और फिल्मों के लिए जाने के लिए इतनी बेचैन है, वो थिएटर को एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। उनको लगता है कि बस आए थिएटर में एक दो प्रोडक्शन में काम किए, उसके बाद सीधा हम फिल्म में जा सकते हैं, सीरियलों में जा सकते हैं, वेब सीरीज में जा सकते हैं। बाद में वो थिएटर करना नहीं चाहते हैं। और ये शिकायत सारे बड़े ग्रुप्स को भी है, हिंदी के जितने भी आप बड़े ग्रुप्स देख लो, इप्टा से लेके एकजुट है, यात्री है, सब जगह ये मामला है कि एक्टर वहां आते हैं, एक दो ड्रामों में काम करते हैं और फिर सीधा सीरियल और फिल्म के लिए भाग जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि थिएटर के प्रति, रंगमंच के प्रति इनमें वो समर्पित जो भावना है ना, वो नहीं आ पा रही है, वो डेडिकेशन नहीं आ पा रहा है जो हमने 40 साल भुगता है थिएटर को लेके, या तुम लोगों के, तुम्हारी जनरेशन तक भी वो चीज डेडिकेशन नजर आती है। जो तुम्हारे साथ जो पास आउट जो हुए हैं एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट से, वो भी बहुत डेडिकेटेड है एक्टर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, समय गुजर रहा है, वो भावना कम होती जा रही है। अब बहुत इंस्टेंट चाहते हैं लोग, आज के कलाकार बहुत इंस्टेंट कामयाबी चाहते हैं कि हम आज आए, सीखे क्या, सीखे या ना सीखे, एक लाइन बोलना खाली हमको आ जाए तो हम सीधा। तुमको मैं बताऊं, बहुत अजीब बात, शायद तुम्हारे साथ भी, तुमने भी ये झेला होगा कि आते हैं, एक प्रोडक्शन में काम करते हैं और दो प्रोडक्शन के, दो ड्रामों के बाद वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं एक्टिंग की, खुद एक्टिंग सिखाने लग जाते हैं। मेरे साथ तो कई बार, मेरे कई एक्टर्स जो मेरे साथ एक साल में मेरे साथ काम किया, आज वो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं एक्टिंग की। राइट। पैसा कमाना है उनको लगता है कि यार ये रंगमंच, मतलब ये एक्टिंग का जो करियर है, इसमें बड़ा पैसा है और मतलब हम सिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि उनमें जो ये गलतफहमी है ना कि हम सिखा सकते हैं। और सर ताज्जुब की बात तो ये है कि वो स्टैनिस्लावस्की जैसे बड़े बड़े नाम लेते हैं एक्टर्स को सिखाते वक्त। हाँ, बहुत बड़ी बातें, वो जितनी बातें जो हमसे सीखे रहते हैं ना हर्षल, तुमसे जैसे तुम ट्रेनिंग देते हो, तुमसे जितनी बातें सीखे हैं या हमसे जितनी बातें उससे एक लाइन अपनी तरफ से वो नहीं बोल सकते। वही सारी बातें चबाई हुई, जो वो चबा के वही बातें उगलते हैं। अभी मैं तुमको बताऊं, हमारे पास एक एक्टर आया था जिसको, जो एक बड़े इंस्टीट्यूट से आया था, 5 लाख रुपए देकर, एक बड़े फिल्म स्टार का जो इंस्टीट्यूट है वहां से करके आया था वो कोर्स, 6 महीने का एक्टिंग का। वो आया हमारे पास, तो तुम यकीन मानो, मैंने उसको पूछा, चल बाबा 9 रस क्या होते हैं बताओ, 9 रस एक्टिंग के, अभिनय के 9 रस क्या होते हैं बताओ। वो नहीं बता पाया। वो 6 महीना
5-6 लाख रुपए देकर, फीस देकर वो आया है और उसको नौरस नहीं मालूम है, जो बेसिक चीज है अभिनय की, एक्टिंग की, वो उसको नहीं पता। उसको डिक्शन के बारे में कुछ मालूमात नहीं, उसको एक्सेंट क्या होता है नहीं पता, उसको स्टेज पे कैसे खड़े रहना है, कैसे मूव करना है, कितनी डिग्री पे चलना है, कुछ बेसिक नॉलेज भी नहीं थी उसको। तो सोचो उसने उस इंस्टीट्यूट में क्या सीखा होगा। अब ऐसे एक्टर खुद जाके जब इंस्टीट्यूट खोलते हैं, वो खुद दुकान खोल लेते हैं अपनी अभिनय की, तो वो बताओ कि हर्षल वो क्या सिखाते होंगे, वो कितना तबाह कर रहे हैं नई जनरेशन को, नए एक्टर्स को। उनसे पैसा ले रहे हैं, 10,000 15,000 जो भी दे देते हैं, जो उनकी कोई फीस नहीं है। किसी ने 10 दे दिया, 15,000 दे दिया, ले लेते हैं, उनको बिठाते हैं, जो उनको आता है, जितना थोड़ा बहुत जो सीखा हमसे वो सिखा देते हैं। तो ये इस तरह से ये थिएटर को ये चीजें नुकसान पहुंचा रही है। ये ट्रेंड बंद होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए किसी ने। कि जो कच्चे पक्के लोग जो आ गए हैं ना, जिनको ट्रेनिंग नहीं है, जो थिएटर ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, टीचिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको बेसिक मालूमात नहीं है टीचिंग की, वो लोग जो इस फील्ड में आ गए हैं ना, वो थिएटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको हम सबको मिलकर रोकना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा नुकसान होने वाला है। जैसा मैंने बड़े इंस्टीट्यूट की भी जो बातें बताया, अंधेरी, वर्सोवा और जुहू, गोरेगांव, मलार, इस तरफ दुकानें खुली हुई है, दुकानें एक्टिंग की दुकानें खोल के बैठे लोग। शटर उठाते हैं सुबह में, दुकान खुल जाती है, बंदों को घेर घार के लाया जाता है, उनसे बड़ी बड़ी फीस वसूल की जाती है, और एक्टिंग के नाम पे वहां से कुछ नहीं सिखाया जाता है, कुछ भी नहीं सिखाते। आप उनसे किसी बड़े नाटककार का नाम पूछ लो कि आज हिंदुस्तान का बड़ा नाटककार कौन है, रमेश कर्नाड के बारे में पूछ लो, या विजय तेंदुलकर के बारे में पूछ लो, या पुलक के बारे में पूछ लो, वो कुछ नहीं जानते। उनसे उत्पल दत्त के बारे में पूछेंगे आप कि थिएटर में उनका क्या नाम था, तो वो फिल्मों के नाम बताते हैं उनके। उत्पल दत्त ने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है वो बताते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि उत्पल दत्त का थिएटर बैकग्राउंड क्या है। अमोल पालेकर जी के बारे में पूछेंगे तो उनकी फिल्मों के नाम बताते हैं वो। उनको मालूम नहीं कि अमोल पालेकर ने थिएटर में क्या काम किया है, कितना किया है। तो ये ऐसे लोग हैं, इनसे थिएटर को बहुत नुकसान पहुंच रहा है हर्षल। मुझे बहुत दुख होता है मतलब इन लोगों को देखकर। हमने तो यार जिंदगी भर कभी पैसों के पीछे हम भागे नहीं, और ये लोग कैसा मतलब आते ही मतलब आके साल भर भी नहीं हुआ थिएटर करते हुए और दुकानें खोल के पैसे कमाने का सोच रहे हैं कि थिएटर के जरिए हम पैसा कमा लें। हमने तो अपने जेब का पैसा लगाया है यार थिएटर में। तुमने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि मैं थिएटर से मालदार बन जाऊं। ठीक है, जितनी मेहनत थोड़ी बहुत होती है, जो खर्च होता है पब्लिसिटी का, उतना पैसा, लेकिन तुमने अपना किचन चलाने के बारे में नहीं सोचा होगा कभी भी कि मेरा किचन थिएटर से चल जाएगा या इस ट्रेनिंग से चल जाएगा, या इतना पैसा तुमको लाखों रुपए तो कभी ट्रेनिंग से मिलते नहीं होंगे। जो मामूली फीस लेके तुम काम करते होंगे थोड़ी बहुत, किसी को तो फ्री में भी तुम पढ़ाते हो, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ ये बात। तो ये लोग तो एकदम, तो ये लोग तो कमर्शियल हो गए यार, कमर्शियली दुकान खोलकर बैठ गए हैं। समझ में नहीं आता ये कैसे, क्या होगा इनका। लगता है कि इसके ऊपर एक सॉल्यूशन है कि जैसे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, किरदार का मुझे एक अच्छा लगा, जो किरदार ने एक स्टेप आगे ली कि आपने कॉम्पिटिशन की थी, मोनो एक्ट कॉम्पिटिशन। सो ऐसी अगर कॉम्पिटिशन सामने आए तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक अलग ट्रेंड क्रिएट होगा और अलग चीज लोगों के सामने आएगी, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें चेंज होंगी। तो किरदार के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। हाँ, प्रीति भी शायद उससे यही सवाल पूछ रही है। मैं प्रीति को बताना, प्रीति ने शायद यही पूछा है कि आपके क्या किरदार से क्या काम हुआ है। तो मैं प्रीति को बताना चाहता हूँ कि प्रीति, हमने मोनोलॉग कंपटीशन हर साल हम कराते हैं, 2 साल से हम करा रहे हैं। इस साल तो हमने ऑनलाइन कराया, चूंकि ये सब लॉकडाउन में घर ही में बैठे हैं, तो हमने ऑनलाइन कराया। तो ऑनलाइन में 155 एंट्रीज आई वीडियो मोनोलॉग के, पूरे हिंदुस्तान से, बंगाल से आई, कलकत्ता से आई, वेस्ट बंगाल से, लखनऊ से, यूपी से, बिहार से 155 वीडियो आए हमको। तो हमने मतलब लास्ट ईयर तो हमने एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट के साथ मिल के किया था, मुंबई यूनिवर्सिटी का ही जो भाषा भवन। तो वहां हमने करवाया था लास्ट ईयर हमने मोनोलॉग कंपटीशन, जिसमें काफी थिएटर के और फिल्म के लोग आए थे बहुत सारे,
राकेश बेदी साहब थे, अवतार गिल थे, ये लोग जज थे उसमें। तो इस बार हमने ऑनलाइन करवाया तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हमको। तो उसमें से अभी इस साल हमने किरण पावस्कर जज थी एक उसमें, राकेश बेदी जज थे, और सरिता जाकिर हुसैन वो एक जज वाह थी, जाकिर हुसैन की वाइफ, जो बढ़िया। बहुत थिएटर कर रही है। हाँ, तो उन्होंने 25 लोगों को 155 में से 25 लोगों को फाइनल के लिए चुना है वो वाह वीडियो में। वो अभी वाह हम लॉकडाउन खत्म होएगा तो वो 25 फाइनलिस्ट को हम स्टेज कराएंगे मोनोलॉग, और सबको बुलाएंगे, थिएटर वालों को, तुम लोगों को भी दावत देंगे, और वो 25 में से हम फिर प्राइज दिए जाएंगे 5 मोनोलॉग को। तो ये क्या बात। एक्टिविटीज हम करते रहते हैं किरदार से। और किरदार से मैं तुमको बताऊं हर्षल, 42 शोज लास्ट ईयर हमने किए एक साल में, 42 शोज वाह एक साल में। 2019 में 42 शो हमने किए, मतलब एक एवरेज एक महीने में 3 या 4 शो हो गए। क्या बात, बढ़िया। तो इतना काम, इतना शो, रेगुलर शोज तो कोई बड़े से बड़ा प्रोफेशनल थिएटर वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। जो हम बड़ी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रेगुलर काम कर रहे हैं थिएटर के लिए, हिंदी थिएटर, उर्दू थिएटर, हिंदुस्तानी थिएटर को लेके रेगुलर एक्टिविटीज। प्रीति, मेरा ख्याल है तुमको शायद मेरी बात से सेटिस्फेक्शन मिला होगा कि हम किरदार की तरफ से कुछ करते रहते हैं। और हर्षल को तो हम बुला बुला के थक गए, हर्षल नहीं आते। तुम जब भी आना चाहो, किरदार के दरवाजे जो हैं वो तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं प्रीति। तुम हमारे साथ जरूर काम करो, हमारे लिए नाटक डायरेक्ट करो। मैंने तो हर्षल से भी कहता हूँ कि आके हमारे लिए नाटक कोई डायरेक्ट करो भाई, लेकिन वो न्यू बॉम्बे से बाहर निकलने तैयार नहीं है। सर तो वहाँ मेरे पर पास हर्षल स्क्रिप्ट है जो बहुत बढ़िया है, मैं जल्द ही आपके पास लेकर आ रहा हूँ। हाल ही में जरूर हमने आओ। लिखा है 2 कलाकारों ने मिलकर, और अच्छा, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट है। अरे वाह, बढ़िया, बहुत। वो फिर रखो, हमारे लिए रखो, हमारे ही लिए रखो, और हमारे लिए करो, तुम ही डायरेक्ट करो, तुम काम करो उसमें। पक्का। अभी इस साल भी हमने संकेत नाम का एक एक्टर है एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट में, संकेत बोंद्रे नाम का। हाँ, तो उसको लेकर हमने एक नाटक किया था, गलत फहमिया नाम से। यस यस यस, मेरा ही वो बहुत दोस्त है। पसंद किया गया। हाँ, हाँ, उसने हमारे साथ वो दो शो किया उसने। अभी अचानक फिर लॉकडाउन आ गया, और शो रेगुलर करने वाले थे लेकिन लॉकडाउन आ गया था। यस यस यस। तो सर मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने सही, नाज खान ने जो बात कही है, बिल्कुल देखो हाँ, नीचे उन्होंने बात कही, बहुत सही है कि हम बहुत डेडिकेटेड एक्टर चाहते हैं किरदार में। किरदार के लिए दरवाजे ऐसे डेडिकेटेड एक्टर्स के लिए हमेशा खुले हैं, जो आके हमारे साथ कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट करना चाहते हो, चाहे राइटर हो जो अपना प्ले करवाना चाहते हो। तो हम पे करते हैं हर्षल, तुमको एक बात बताऊं, हम एक्टर्स को पे करते हैं, ये हम बहुत बड़ी डायरेक्टर को पे बात है, करते हैं, बहुत बड़ी बात हम है, पे क्योंकि करते कई हैं। जगह पे ये मैंने नहीं देखा जो आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि किरदार जी, ऑल्सो, किरदार का ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं करेंगे। वो एक बहुत बड़ी बात मैंने देखी है। नहीं, हम भले मानधन जिसको कहते हैं ना अपने यहाँ मराठी में मानधन, हम मानधन देते हैं, भले वो थोड़ा हो, वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं रहती है। लेकिन हम डायरेक्टर को भी, हम मिलिंद जी से, मिलिंद इनामदार को तुम जानते हो, मिलिंद जी को, यस हमने यस मिलिंद जी से भी कहा है कि हमारे लिए एक नाटक, हबीब साहब का चरणदास शोर, उनका बहुत फेमस नाटक है, यस हमने यस उनको भी ऑफर की थी कि चरणदास शोर हमारे लिए डायरेक्ट करिए। मैं वामन जी को भी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि किरदार के लिए वो एक आध ड्रामा डायरेक्ट करें, क्योंकि मैं वामन जी के काम से बहुत ही इम्प्रेस हूँ, बहुत क्या प्रभावित हूँ। क्या वामन जी जैसा टीचर जो है ना इस वक्त महाराष्ट्र में, हर्षल, मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा टीचर कोई इस वक्त महाराष्ट्र में है। मैं तो सर पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ। मुझे भी बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जितने अच्छे टीचर, जितने अच्छे इंसान हैं, उतने अच्छे टीचर हैं, और उतना थिएटर की नॉलेज रखते हैं, तभी तो एनएचडी जैसी के डायरेक्टर हुए, वो इतना एनएचडी में रहे, और वहां भी रह के बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। मंगेश बंसोड़ जी जो इस वक्त हैं, इस वक्त चेयर जो लुक आफ्टर में है, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, और बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। तो जो टीम असल में अपने यहाँ जो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट की जो टीम रही है ना शुरू से, बहुत मेहनती लोग रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो सारे लोग इतने अच्छा काम कर रहे हैं कि ये लोग सारे लोग समर्पित हैं रंगमंच के प्रति, थिएटर के लिए समर्पित लोग हैं ये लोग।
और इनको even मैं बोलता हूँ, बंदोड़ सर की बात अगर निकली ही है तो एक बात मैं सभी के सामने ऑडियंस के लिए बता दूं कि मंगेश हाँ सर ने जो नींव वामन सर ने रखी है वो नींव वैसी हाँ की वैसी कैसी जाए इसके ऊपर खास ख्याल रखा। और बिल्कुल इवन बिल्कुल ये है मीन्स आप भी इसके लिए हाँ कहेंगे जरूर। बिल्कुल, बहुत सही, मैं मानता हूँ ये बात बिल्कुल। मंगेश जी ने उस परंपरा को जो वामन जी ने शुरू की थी, उस परंपरा को कायम रखा और कायम उसको रखा। और बढ़ावा दिया, बल्कि हर साल जो फेस्टिवल करवाना और हर साल जो है नाटक बाहर से बुलाना, दूसरे प्रांतों से, दूसरे देशों से, दूसरे स्टेट से जो नाटक बुलाए जाते हैं और यहाँ पे दिखाए जाते हैं मुंबई वालों को, तो ये एक परंपरा जो वामन जी ने शुरू की थी, मंगेश बंसोड़ जी वो उसको बराबर निभा रहे हैं, चला रहे हैं। ये बड़ी बात है बहुत। और सर वसंत राष्ट्रीय नाट्योत्सव इसके बारे में क्या हाँ कहेंगे? और खास करके जो रंजीत कपूर जी ने प्ले किया था एक रुका हुआ फैसला, हाँ कोर्ट मार्शल, तो कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, आपका क्या ख्याल है कि जिसमें संकेत भी था, हम सभी थे उसमें? हाँ कोर्ट मार्शल मैंने हर्षल रंजीत कपूर जी का दिल्ली में ही देखा था। अच्छा। जब दिल्ली में हम प्ले लेकर गए थे, साहित्य कला परिषद का फेस्टिवल था, उसमें मेरा भी नाटक था और कितने जलियांवाला बाग। यस। तो उसमें रंजीत कपूर जी का ये कोर्ट मार्शल पहली बार ओपन होने जा रहा था, प्रीमियर हो रहा था। तो मैंने देखा था और मैं देखकर वहां पे श्रीराम सेंटर में शो हुआ था उसका। तो मैं वो नाटक देखकर एकदम चकित रह गया था। मतलब उसको भी प्राइज मिला था, मतलब मेरे साथ मेरी स्क्रिप्ट को भी, जलियांवाला बाग को भी फर्स्ट प्राइज मिला था और कोर्ट मार्शल को भी फर्स्ट प्राइज मिला था। तो उसको मंचित किया था इन्होंने, रंजीत कपूर जी ने। तो वो प्रोडक्शन मैंने देखा था, तो मैं बहुत ही हैरान रह गया देख के कि क्या नाटक है और क्या किस तरह से उन्होंने पूरा बांधे रखा है 1.5 घंटे तक ऑडियंस को। तो मैं यहाँ के फेस्टिवल में तो वो नहीं देख सका था, लेकिन रंजीत जी का वो प्रोडक्शन मैंने देखा है, तो मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है कोर्ट मार्शल का। और जिस तरह से जो फेस्टिवल होता है ना हर्षल, अपना एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट का, मैं समझता हूँ कि इस फेस्टिवल के बाद जब हर साल जब भी ये फेस्टिवल होता है, मैं समझता हूँ कम से कम 25 लोगों को, 25 तो शायद कम बोल रहा हूँ, लेकिन 25 लोगों को नाटक का चस्का तो लग ही जाता है। जरूर। जो नशे की बात मैंने शुरू में किया ना, कि नशा चढ़ जाता है नाटक का, रंगमंच का, तो वो नशा जो है ये फेस्टिवल के बाद कम से कम 25 एक्टरों को तो लग ही जाता है। यस जरूर। वो कीड़ा जिसको बोलते हैं ना, कीड़ा लगना, कीड़ा बोलते हैं ना, नाटक का कीड़ा, तो वो कीड़ा 25 लोगों को लग जाता है, वो वायरस फैल जाता है नाटक का। तो ये बड़ा काम है ना, ये फेस्टिवल अगर नहीं हो तो ऐसे लोगों को नाटक का शौक कैसे होगा? ये जनरेशन जो आ रही है, जो वेब सीरीज को पसंद करने वाली और 100 चैनल देखने वाली जनरेशन, ये फिर नाटक को सीरियस नहीं ले पाएगी ना, जब तक कि फेस्टिवल इस तरह के जरूरी है। बराबर। एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट का जो फेस्टिवल होता है ये है। हेलो, आवाज आ रही है आचल? यस सर। तमसील का फोन आ रहा है, देख लो तमसील का, इस पे आ रहा था। तो हर्षल, इस तरह के फेस्टिवल, एक पृथ्वी फेस्टिवल होता है पृथ्वी थिएटर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह नेहरू फेस्टिवल होता है, नेहरू सेंटर का, वो, ये सब हिंदी थिएटर को लेके जो फेस्टिवल होते हैं, हिंदी नाटकों को इस तरह। और मराठी में तो खैर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी स्पर्धाएं होती है, एकांकी स्पर्धाएं होती है, फुल लेंथ नाटकों की होती है, अपने यहाँ महाराष्ट्र राज्य स्पर्धा होती है फुल लेंथ नाटकों की, एकांकी की भी होती है और नाटकों की भी होती है। तो ये फेस्टिवल बहुत जरूरी है हमारी जनरेशन को, हमारे बाद वाली जनरेशन को ट्रेन करने के लिए, उनको शौक लगाने के लिए, उनको नाटक का चस्का लगाने के लिए इस तरह के फेस्टिवल बहुत जरूरी है। मैं तुमको बताऊं, इस साल जो नेहरू फेस्टिवल हुआ था, एक बात तुमको शेयर करना चाहता हूँ। इस साल जो नेहरू फेस्टिवल हुआ था, तो डेली, रोजाना मैंने देखा कि एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट के बंदे, मंगेश जी और मिलिंद इनामदार जी और अमोल ही नाम है ना, जो एक टीचर है, और एक टीचर जो है वहाँ पे, अमोल देशमुख, हाँ अमोल देशमुख, ये तीनों वहाँ के स्टूडेंट्स को लेके
सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लेके डेली नेहरू सेंटर का फेस्टिवल में वो आते थे, उनको सारे नाटक दिखाए गए नेहरू सेंटर पे। तो ये एक तरह के उनका असाइनमेंट था, या उनको जो भी उनकी ट्रेनिंग थी उसका पार्ट था, एक हिस्सा था। तो इससे अंदाजा लगाओ कि फेस्टिवल से कितना कुछ सीखने मिलता है और हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है इकबाल सर, बिल्कुल स्टार्ट टू एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी पॉइंट छूटा होगा जो हमारे दर्शक मिस कर गए होंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा डिस्कशन हुआ है बारे में। हर्षल, मैं सॉरी मैं तुम्हारी एक बात काट रहा हूँ। मेरे उस्ताद जो हैं हबीब तनवीर साहब, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है। मैं भोपाल में, दिल्ली में उनके प्रोडक्शन करने जाता था, देखने जाता था साथ में। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि इकबाल मियाँ, नाटक में, थिएटर में क्या करना है वो तो हर कोई सिखाता है, बराबर, हर उस्ताद बताता है कि आपको क्या करना है, कैसा करना है। लेकिन बोले इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम ये सीखो कि मुझे क्या नहीं करना है। क्या बात, वाह वाह। रंगमंच पे अगर बोले आपने थिएटर में ये सीख लिया कि मुझे ये चीज नहीं करना है, तो तुमको ये आ जाएगा कि क्या करना है। क्या बात। जिस दिन हमने ये सीख लिया ना हर्षल कि हमको ये काम नहीं करना है मंच पे, तो हम उस दिन ये सीख जाएंगे कि अच्छा नाटक, अच्छा थिएटर कैसे किया जा सकता है। तो ये मेरे उस्ताद ने, हबीब तनवीर ने ये बात मुझे सिखाई है। और ये चीज मैंने जानबूझ के छेड़ी थी, जो अमोल पालेकर सर की जो बात मैंने छेड़ी, वो इसलिए छेड़ी कि जब हबीब तनवीर जी का जिक्र निकला, तो उस वक्त अगर आपको भी याद होगा कि PL देशपांडे कला अकादमी में एक सभा रखी गई थी, और वहां पे भी वामन केंद्रे सर और अमोल पालेकर सर, इन्होंने हबीब तनवीर जी के लिए आदरांजलि के तौर पे काफी सारी चीजें बताई थी। तो इसलिए मैंने जानबूझ के वो बात छेड़ी थी। तो मुझे लगता है कि सर बहुत बहुत बढ़िया ऐसा ये डिस्कशन रहा। और आपको कैसा लगा, सिर्फ इतना बता दीजिए आखिरी वक्त, तो हमें सुनने में अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया थोड़ा, क्योंकि एक थिएटर वाले से बात करते हुए, जिसको थिएटर की जानकारी हो, उससे बात करते हुए अच्छा लगता है।